जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप लोग को पता था कि ग्रुप डी का जो है PYQ क्वेश्चन चल रहा था डेली सेट। आप लोग का 2-3 दिन से अब्सेंट था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आपका 25 अगस्त जो पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट तक हो गया था। सेकंड शिफ्ट आपको आज क्वेश्चन हम लोग टोटल क्वेश्चन फुल देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से मजा आ जाएगा आप लोग को। सेशन अटेंड करना ना भूलें। और इससे पहले वाला यदि आप लोग नहीं देखे हुए हैं क्लास, तो वो क्लास को जरूर देखें। और ये सेशन भी आपका अल्टरनेट सेशन है, मतलब कि एक दिन छुड़ा के एक दिन आपका ये चले आता है। महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आप लोग का रहेगा। ये हर एक मेरिट मेरिट बनाने वाले प्रश्न ये रहेंगे आप लोग के, बेसिक टू हाई लेवल पे, समझ गए। यानी कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ ये सब में जो पूछा गया, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल सबका हाई लेवल सब क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें कि मैथ्स में एक भी नंबर आपको ना छूटे। 25 में 25 टारगेट हो, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग सेशन पे बन जाइए आप लोग, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल बटन क्लिक कर दें। इसलिए हम बोलते हैं सब्सक्राइब करने, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें सीधे आप तक पहुंच जाए। सीधे हम पहले नंबर प्रश्न पे बिना कुछ विलंब किए। आज का पहला नंबर प्रश्न 25 अगस्त आप देख सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया प्रश्न है, वो आप किताब उठा के या आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। रूट अंडर 729, रूट अंडर 400। रूट अंडर 400 तो सबको पता होगा 20 है, और रूट अंडर 729 का 27 होता है। नहीं पता तो ठीक है, या तो देखो यहाँ से निकालना कैसे है, या तो 3 इकाई अंक पे या 3 या 7 आ सकता है ना, या तो 23 या 27 हो सकता है। 23 सबसे मिनिमम संख्या हो जाएगा, 27 ही आपका हो जाए, यानी ये दोनों का अंतर पूछा गया है। तो अंतर आपके सामने 7 इंच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था। चलते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न कीजिएगा आप लोग। पंगनी से, सॉरी, दूसरा नंबर प्रश्न है। एक राशि को दो किस्तों के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। एक राशि को दो किस्तों के बीच, यानी दो किस्त, ये एक या 2x होगा, दूसरा 5x होगा। x हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये मेरा अनुपात है। तो ये मेरा अनुपात है, क्या ये संख्याएं नहीं, ये संख्याएं ही है। इसमें अनुपात मतलब संख्याएं का मिनिमम रूप है, यानी इसमें x से गुणा करते हैं तो मेरा डायरेक्टली वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए, डायरेक्ट संख्या मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 6 है, यानी कि ये दोनों का अंतर साफ साफ बोला गया 6 है। अंतर है 3x, लेकिन अंतर है 6, यानी x का वैल्यू क्या आपके पास आ गया 2। तो बोला जा रहा है प्रारंभिक राशि क्या है। तो प्रारंभिक राशि क्या है, दोनों को ऐड कीजिएगा आप, तो कितना आ गया 7x। तो 7x यानी 7 दूनी 14। प्रारंभिक राशि आपका 14 रुपया। 14 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसको इस तरह आप लोग को सॉल्व करना था। दोनों का अंतर पूछा, ये दोनों संख्याएं ही है, सबसे मिनिमम संख्याएं हैं, बट अनुपात में, ठीक है। यदि मान के चलिए 20 और 40, क्या इस दोनों को, ये दो को अनुपात में नहीं लिख सकते हैं, x × 2x के अनुपात में नहीं लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मिनिमम रूप होता है। समझ गए आप लोग। चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न आज का। हाँ, तीसरा नंबर प्रश्न कीजिएगा। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बताना है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, आप लोग को बताना। समझ गए, आप लोग को ये बताना है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी। तो सबसे पहले आप लोग को ये विधि याद रखना चाहिए कि कोई भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो चाल मेरे दोस्त हमेशा चाल घटेगा। याद रखिएगा, चाल घटेगा। और यदि कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से, तो चाल हमेशा इसका मेरा दोस्त जुटेगा। चाल हमेशा जुटेगा, समझ गए, चाल हमेशा जुटेगा। और इस दो कंडीशन में, दोनों कंडीशन में लंबाई हमेशा जुटता है। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा। समझ गए, ये दोनों कंडीशन, चाहे वो विपरीत दिशा में आ रहा हो या सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो जुटेगा, बट इसका चाल जो है, यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल इसका घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो चाल जुटेगा। लेकिन साफ साफ बोला जा रहा है कि ये विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो चाल मेरे भाई टोटल इसका हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 162 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय लगा रहा है। ये मेरा किलोमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 162 को, सॉरी माफ कीजिएगा, 162 को
5/18 से भाग ही तो देना होता है, तो ये 9 बार में चला जाएगा, 9×5 = 45, यानी उत्तर आपका 45 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आया, 4 मीटर पर सेकंड में। तो कोई भी ट्रेन आपका 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी 450 मीटर। तो यही तो मेरा टोटल ट्रेन की दोनों कंडीशन की लंबाई है, क्योंकि दोनों कंडीशन में लंबाई जुटा होगा। तो यानी एक का लंबाई दिया गया है 250 मीटर, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 200 मीटर इज करेक्ट आंसर। यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई आपका 200 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। सिर्फ आपको मेथड ये याद रखना था कि यदि आपका चाल सेम डायरेक्शन में है तो चाल घटेगा, यदि वो जो जा रहा है विपरीत डायरेक्शन में है तो चाल हमेशा जुटेगा, और इस कंडीशन में लंबाई हमेशा जुटेगा, चाहे वो अपोजिट हो या सेम बेस हो। ठीक है, समझ गए यहाँ से। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको चाल को दे दिया, 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ 10 सेकंड में कर रहा था, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, तो उसके बाद उत्तर आप लोग के पास चले आएगा। पहली ट्रेन का यहाँ लंबाई दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक बेलन की त्रिज्याएं और ऊंचाई 2 और 1 के अनुपात में है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो इसका बेलन का क्षेत्रफल यानी कि इसका जो आयतन, यदि मान के चलिए इसका जो त्रिज्या, यदि बेलन का त्रिज्या को 2r मान ले, तो क्या ऊंचाई r हो जाएगा। क्या बेलन की त्रिज्या को यदि हम 2r मान ले, क्या ऊंचाई r हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि बेलन का त्रिज्या ऊंचाई से 2 गुना है, तो हम 2 गुना लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2πrh। 2πrh हो जाता है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πrh प्लस 2πr²। तो यानी ऑलरेडी 2πrh आप लोग का 1600, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 ही दिया हुआ था ना, तो यानी कि सिंपल यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपका 616 दिया गया है। अब आपका ये निकालना है, इसका एरिया का दुगुना करना है। समझ गए, समझ गए। यानी वक्र देखो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यही तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर नीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ से मेरा त्रिज्या का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या से यहाँ से मान निकालिए, 2 × 22/7, यानी त्रिज्या कितना 2r, ऊंचाई कितना r बराबर 616, यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको 11 बार से हटा दीजिए, 11×5 = 55, 11×6 = 66, 4 बार में 14, यानी क्या आ जाएगा 2r² बराबर 98, या r² बराबर 49, तो r बराबर 7, यानी r बराबर क्या वैल्यू निकला आपके सामने, r बराबर क्या वैल्यू निकला, r बराबर 7 निकला। तो यानी r बराबर यदि ऊंचाई 7 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऊंचाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, 2 × 22/7, और r कितना था आपका 14, तो यानी 14 का स्क्वायर, यानी 2 14 हम लिख सकते हैं। तो 7 दूनी 14 यहाँ से चले जाएगा, 616 प्लस इसको कीजिएगा 2 दूनी 4, यानी 88 × 14। तो इसका हम सिंगल डिजिट देखते हैं तो 6 आ जाएगा, और 8 चौक 32, 2 आ जाएगा, यानी कुछ भी आपका उत्तर होगा इकाई डिजिट पे 8 होगा। तो इकाई डिजिट पे 8 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में क्या 908 हो सकता है कभी, जब एक ही संख्या 616 है और 88 को 14 गुना करके लिखना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 908 आपका आ जाए। यानी उत्तर आपका एक ही बचा है, 1848 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो इसको हम क्यों निकाले, यहाँ से 2πrh को हम क्यों निकाले, जब ऑलरेडी 2πrh का मान आपका 616 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो फिर हम क्यों निकाले, डायरेक्ट इसका हम वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से। समझ गए। तो इसीलिए बार बार बोलता है, पहले आप प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए, एक बार ऑप्शन में झलक मार लीजिए, इसके बाद बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, नहीं तो वही 1000 लड़का जो कर रहा है आप भी वही कीजिएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। समझ गए। तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया गया था, इससे हमको त्रिज्या का पता चल जाता है, जब त्रिज्या का पता चल जाता है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी निकल जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि अमन ने 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी, उसने 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचा, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा बता दो। 6 वस्तु, आप इसको वस्तु मान लीजिए, ये रुपया में जाएगा, 6 वस्तु का कीमत कितना
5 रुपया। 5 वस्तु को बेचा किसमें, 6 रुपया में, तो आपको कॉर्नर गुना करना है, यानी 5×5 = 25, 6×6 = 36। यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ से मेरा आ गया कि सीपी मेरे पास 25 रुपया है, एसपी 36 रुपया है, तो यानी इसका प्रॉफिट जो हो जाएगा, यानी लाभ जो हो जाएगा 11 रुपया होगा। तो लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो यानी क्रय मूल्य गुना 100। परसेंटेज निकालिए, 100 से गुना तो ही करते हैं आप, तो 44% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड के अंदर आप लोग को सॉल्व करना, ज़्यादा माथा नहीं, ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल इसको करना, क्रॉस गुना करके इसका यहाँ सीपी निकल गया, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो जितने सीपी है एसपी में घटाइएगा तो आपको लाभ रुपये में मिलेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल सीपी नीचे करना, गुना 100, टोटल आपका परसेंटेज 44% निकल के आएगा। ग्रुप बी में पूछा गया प्रश्न है, समझ गए। और ये प्रश्न बार बार हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ नंबर चेंज आप लोग का रहता है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल कर दीजिएगा, उससे होगा जो भी आगे हम सेशन लेकर आए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। आज का छठा नंबर प्रश्न, 18 और 54 का तृतीय अनुपाती कितना होता है, ये आप लोग को बताना है। तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाता है, तृतीय अनुपाती हो जाता है b² / a। b² क्या है, तो इसको a आप मानिए, इसको b मानिए, यानी 54 गुना 54 और बेटे 18। तो यहाँ से 18 तिया 54 हो जाएगा, एक यानी 162 आपका उत्तर हो जाएगा। 162 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं ये आपका फार्मूला आया कहाँ से। तो ये फार्मूला भाई अनुपाती जो होता है ना, तो जैसे 1:2 समानुपात b/c, ठीक है। जैसे ये आप लोग के साथ अनुपात दिया गया है, तो कुछ मत कीजिए यहाँ से अनुपात का, तो बेटे यहाँ से 1/b समानुपात मतलब बराबर b/c हो गया। तो इधर से आपका जो भी निकलता है b² = ac। बस फार्मूला यहीं से आप लोग का निकलता है। टोटल प्रथमानुपाती पूछ दे, यदि प्रथमानुपाती पूछ दे मेरे दोस्त, यानी a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b²/c। यदि द्वितीय अनुपाती मध्यमानुपाती पूछ दे तो b हो जाएगा, तो यानी b² = ac, यानी हम लिख सकते हैं b बराबर √ac। तृतीय अनुपाती पूछ दे तो तृतीय अनुपाती सी से हम लेंगे, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, b²/a। समझ गए। तो ये तृतीय अनुपाती हो गया, इसी वजह से आपका उत्तर 162 आया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, समझ गए। तो फार्मूला आप लोग को यहाँ से निकल के आता है। तो यदि फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए और यहाँ से आप समझ जाइए ऐसे, और यहाँ से टोटल चीज आप लोग को बन जाएगा, समझ गए। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे। ए का वैल्यू आप लोग के साथ दिया गया है और इसका चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है। चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो सबसे पहले ए का वैल्यू पुट करके हम नंबर को लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 रखने पे तो 15 आ जाएगा ना, 4 दूनी 8 7 15। तो इसका मान 2 रखे तो 22 3 25, ठीक है। इसका मान 2 रखे तो 12। तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, कोई भी अनुपात दिया गया है बी समानुपात सी अनुपात डी, चतुर्थानुपाती यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है तो डी का वैल्यू हो जाएगा BC/A, ठीक है। तो डी का वैल्यू पूछे जा रहा है तो डी का वैल्यू क्या होगा, BC/A। तो BC कितना है, BC यानी 25 गुना 12/A यानी 15। तो यहाँ से 5 से आप कटा सकते हैं, 5×5 = 25, 5×15 3 × 12, यानी कि डी आपका जो चतुर्थानुपाती जो होगा वो BC करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर, समझ गए। तो आपका चतुर्थानुपाती यहाँ से पूछ रहा था, तो इस तरह चतुर्थानुपाती निकाल दिया जाए, ठीक। तो यहाँ से प्रथमा पूछता तो a बराबर BC/D, बीच वाला पूछता तो दोनों AD/D, समझ गए। यहाँ से टोटल निकल जाएगा। यदि फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो एक क्लास हम लेके इसका टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, बहुत ईजी प्रश्न थे, चलते हैं आगे की ओर। पानी से भरे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन पानी भरे जा सकते हैं। आपको ये बताना, कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल, हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। बोला गया है मेरे दोस्त, आपके पास एक बड़ा सा ड्राम है, समझ गए। ड्राम तो आप लोग जानते होंगे, जिसमें पानी रखते हैं आप। एक आपके पास बड़ा सा ड्राम है और एक आपके पास छोटा सा ड्राम है, ठीक है, छोटा सा ड्राम है। तो बड़ा वाला जो ड्रम है इसका त्रिज्या आप लोग को दिया है। त्रिज्या वो होता है सेंटर से परिधि के बीच की दूरी, तो त्रिज्या इसका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और इसका ऊंचाई जो दिया गया है 100 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और वहीं छोटे त्रिज्या की बात करें तो छोटे का जो डब्बा का जो त्रिज्या दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, समझ गए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त,
तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि यदि इसमें से इसका टोटल क्षमता पूछा जा रहा है इससे, एक सेकंड इसको मैं पानी से फुल कर देता हूं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न ये जा रहा है कि यदि छोटा वाला बाल्टी से हम पानी भरना स्टार्ट करें, यदि छोटा वाला बाल्टी से पानी भरना हम स्टार्ट करें, तो छोटा वाला ड्रम से पानी भरना स्टार्ट करें तो कितना ड्रम हमको पानी देना होगा जी ये बड़ा वाला फुल हो जाए। बस सवाल ये बोल रहा और सवाल कुछ भी नहीं। आपसे ये बोला जा रहा है कि बड़ा वाला ड्रम को हमको भरना है तो छोटा वाला ड्रम से कितना पानी दिया जाए, कितना ड्रम पानी दिया जाए जो ये पूरा फुल्ली भर जाए, तो वो ड्रम की संख्या बताना है आपको। तो संख्या बताने के लिए सबसे पहले बड़ा बेलन का आयतन निकालना, क्षमता तो निकालना होगा। सबसे पहले ये तो ज्ञात करना होगा आपको कि इसमें आखिर आता पानी कितना है, तो यानी कहीं ना कहीं इसका आयतन ज्ञात करना होगा आपको। क्या ज्ञात करना होगा या नहीं करना होगा बता दीजिए हमको। आयतन ज्ञात करना हो तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि कितना, यदि हम इसका क्षमता निकाल ले मेरे दोस्त, बड़ा वाला टैंक का क्षमता निकाल के छोटे वाला टैंक के क्षमता से यदि भाग देते हैं तो मेरा नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा ड्रम का, कि कितना ड्रम में भरता है। क्या आप सहमति हैं? अरे बड़ा वाला, जैसे मान के चलिए अब मेरे दोस्त एक 4 बाल्टी है, आपका 4 लीटर का ड्रम है और एक 1 लीटर का ड्रम है, तो कितना बार भरे कि ये जो टोटल भर जाए, तो कहीं ना कहीं आप बड़ा सा क्षमता में छोटा सा क्षमता भाग दीजिएगा, तब ना पता कर दीजिएगा कि हाँ 4 ड्रम भरेंगे तो ये भर जाएगा। तो इसी तरह छोटा से हमको इसमें डिवाइड करना होगा या नहीं करना होगा, आप हमको बताइए। दोनों का क्षमता यदि निकालना तो सबसे पहले करना पाई से पाई गया आपका, तो आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर बड़ी का लिखना है सबसे पहले, तो बड़ी का आपका 400 स्क्वायर करेंगे, एच आपका 100 आ गया, छोटी का त्रिज्या 100 है मतलब 10 है, स्क्वायर करेंगे 100 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपका ड्राम का टोटल निकल के चले आएगा। तो ये इसको कटाते हैं तो 4 बार में चले गया, ये कटाते हैं तो 5 में चला गया, यानी 20 जो आपका ये ड्रम है, 20 ड्रम या 20 बेलन बोल लीजिए छोटा वाला, 20 ड्रम, यदि आप इसमें 20 ड्रम, ये 20 ड्रम इसमें पानी लेके उछलते हैं तो ये टैंकी पूरी तरह ये बड़ा वाला ड्रम भर जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कितने बेलन पानी भरना होगा, तो यानी 20 ड्रम, 20 बार भरिएगा तो आपका बड़ा वाला टैंकी फुल हो जाएगा। समझ गए? तो ये सब में करना कुछ ना था, सिंपल लॉजिक समझिए। इसका आयतन निकालना था, आयतन मतलब क्षमता, अरे आयतन ही निकालिएगा तभी तो पता चलेगा कितना पानी आ रहा है इसमें। तो इसका आयतन निकाल के इसका आयतन को भाग कर देना तो कितना आपका टोटल ड्रम भरा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग का निकल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत लगा इसमें? ठीक है, मात्र 32% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिए थे। ठीक है, टोटल 65,000 स्टूडेंट में। ठीक, तो इसीलिए आप लोग आप लोग जो भी होता है मैथ्स को बढ़िया से पढ़िए और समझिए। सिर्फ प्रश्न को देख के आप लोग स्किप मत कीजिए। ठीक है, उसको बनाने थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका आगे का संख्या जो भी होगा, आगे प्रोसेस ऑटोमेटिक निकलता चले जाएगा। समझ गए? तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, सरल कीजिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो इसका वैल्यू क्या, हम ये नजर नहीं आ रहा है आपको, a - b और a + b, ये नजर आ रहा है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये गुना आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर को करेंगे एक ही हो जाएगा, और -b स्क्वायर को करेंगे तो यानी साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आ जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा और गुना 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका वैल्यू हमेशा एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। इसका कोसाइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 1 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं था, बस सिर्फ इसको तोड़ना था a स्क्वायर - b स्क्वायर में, a स्क्वायर - b स्क्वायर में। इसके बाद इसका तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग और एक बाहरी कोण का अनुपात इतना है तो बहुभुज कितना हो गया। ठीक है, तो यदि सभी आंतरिक कोण का योग निकालना है, सभी बहुभुज का आंतरिक कोण का योग निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला दर्शाना होगा 2n - 4 90 डिग्री। समझ गए? और यदि एक बाहरी कोण दर्शाना है, प्रत्येक बाहरी कोण दर्शाना, बाहरी कोण, तो बाहरी कोण कितना हो जाता है सब मिला के 360, और यदि प्रत्येक दर्शाना है
एक एक का, यानी एक एक का कितना होगा तो इसमें n से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही आपसे पूछा गया है, करना कुछ नहीं था कि दोनों का अनुपात दिया गया था तो दोनों को अनुपात में आपको बांटना था। तो यहाँ से 90 हो गया मेरे दोस्त, यहाँ से 360 बटे n हो गया, तो बस इसी का तो वैल्यू 24 एक दिया गया है। तो यहाँ से 9 चौक 36 आप आराम से लीजली कर सकते थे। तो यहाँ से 2n² माइनस 4n बराबर 96, ठीक है। ये संख्याएं आपके पास निकल के चली आ गई, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि n का वैल्यू आप क्या रखें जो 96 के बराबर हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन की ओर एक बार नजर डालिएगा। तो क्या 80 रखने पे 96 के बराबर पॉसिबल ही नहीं है, 80 का स्क्वायर ही बहुत काफी ज्यादा हो जा रहा है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। 8 रखने पे देख लेते हैं, 8 और 64 दूनी 128 माइनस 8 चौक 32। तो यहाँ से करते हैं, हकीकत में आपका ये उत्तर आ रहा है। तो यानी कि n का वैल्यू जो हो जाएगा मेरे भाई, n का वैल्यू 8 हो जाएगा, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। यदि आप इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो यदि आप 10 भी पकड़ते हैं तो यहाँ देखते हैं 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, ठीक है। 100, 100 दूनी 200, 200 में 40 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो और पॉसिबल नहीं है। उत्तर आपका एक ही बचा बिना कुछ उत्तर दिए आंसर। तो n बराबर आपका जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ गए यहाँ से आप। तो ये आंतरिक कोण ज्ञात करना है तो 2n माइनस 4 बटे 90। यदि प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करना था तो इसको भी n से भाग देते, समझ गए। और बाहरी जितने भी कोण होते हैं वो तो 360 डिग्री के बराबर होते हैं, वो तो आप जानते होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। तो ये सब जो नोट्स लिख पा रहे हैं साइड में, ये सबको नोट्स कीजिएगा, यही आपका मेन एग्जाम में काम देने वाला है, याद रखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छोटा छोटा टिप्स के साथ में कॉर्नर पे लिखे जा रहा हूँ तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इग्नोर कर देगा एग्जाम हॉल में। समझ गए आप। चलते हैं आगे की ओर। दो संख्याओं का अंतर 42 है तो वे संख्याएं ये अनुपात में तो छोटी संख्या। तो अरे भाई संख्या का अनुपात है तो संख्या कहीं ना कहीं 5x 3x तो होगा। तो यानी x का वैल्यू यदि हम पता कर ले तो गुना कर दें संख्या, दोनों संख्या निकल जाएगा। तो यानी साफ साफ बोला दोनों संख्याओं का अंतर 42 है। यदि दोनों संख्याओं अंतर 42 है तो इसका भी अंतर 42 के रेशियो के बराबर आ जाएगा, यानी 2x अंतर करेंगे तो 42, x बराबर 21। क्या ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो क्या छोटी संख्या पूछा, तो छोटी संख्या क्या है 3x, तो 3 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। 63 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इजी प्रश्न थे। देखिए हर एक जो भी कोई भी एग्जाम मेरे दोस्त हो, दुनिया का कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी एग्जाम आपका हो 25 मैथ का, तो उसमें आपका 15 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे जो हर एक स्टूडेंट कर देंगे, समझ गए। 5 क्वेश्चन आपका मॉडरेट रहेंगे जो कि जो स्टूडेंट थोड़ा मोड़ा तैयारी करते हैं वो इजीली कर देंगे। और 5 क्वेश्चन जो लास्ट प्रश्न रहेंगे मेरे भाई, तो इसमें कर तो देंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन टाइम आप टेकन नहीं कर सकते। बस इसको करने के लिए आपको मेरे चैनल पे जुड़ना होगा, सिर्फ ये मैरिड वाला क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि मैं आप लोग को जितना दिन से दिखा रहा हूँ, आप जाकर प्ले लिस्ट इतिहास चेक कर सकते हैं, कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं बताया गया, इतना नहीं बताया गया कि इसके चलते में 10 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा एग्जाम हॉल में, समझ गए। तो यह प्रत्येक प्रश्न पे मेरा ध्यान रहता है कि जितना मिनिमम हो सके स्टूडेंट को समझाया जा सके, जिसमें कि बहुत कम समय में पर्याप्त आंसर दे सके। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आपको इस विधि से बनाना होगा। समझ सकते हैं कि पहली बार वीडियो देखने पर इस विधि को प्रोसेस करना बहुत ही असंभव वाला बात हो जाता है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ऑटोमेटिक वो आपके माइंड में घुरते रहेगा, समझ गए। चलते हैं, तो इसका आंसर आपका 63, छोटी संख्या पूछा गया था 63 हो जाता है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई यदि करना है तो इसका 63 बड़ी संख्या निकाल कर माइनस करके देख लीजिएगा 42 आता है। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सअभाज्य संख्या, ये प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन 2024 या 25 में जो आपका हुआ था 2024 एग्जाम, इसमें बहुत प्रश्न ये आपका रिपीट किया गया था सअभाज्य। तो हमेशा एक चीज नोट्स में याद रखिएगा, किसी भी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, सॉरी माफ कीजिएगा, एचसीएफ हमेशा एक होता है, एक होता है। समझ गए आप लोग, समझ गए। यानी कि जिस दो संख्या का एचसीएफ एक हो तो वो आपको बिना कुछ सोचे बिना कुछ विलंब किए आपको ये बताना है कि वो दो संख्याएं अभाज्य हो, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का अनुपात हमेशा एक होता है। तो यही प्रश्न आपका एएलपी में भी पूछा गया था, CN1 2024 के अंतर्गत जो पोस्ट आया है आपका, जो साइको कंप्लीट हुआ है, समझे। तो इसमें पूछा गया था कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। ऑप्शन 1 था, 0 था, 2 था और वो खुद संख्याएं थी।
तो हमेशा याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा एक होता है। तो आपको इसमें देखना, ऑप्शन द्वारा ऑप्शन चलते हैं, क्या इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, एक। हाँ, ये हो सकता है, देख लेते हैं, सपोज डेट आगे की ओर चलते हैं। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ तो 12 आ रहा है, क्योंकि 12 ही वो बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका कितना होगा, तो इसका तो 7 साफ साफ दिख रहा है, 7 एचसीएफ होगा। क्यों, क्योंकि 7 दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका देखा जाए तो सीधे सीधे पता चल रहा है 5 होगा। क्या 5 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ये, यानी उत्तर 1 चाहिए था हमको, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में था, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, इसको जीके की तरह आप लोग बना सकते, तो हमेशा सिर्फ एक टॉपिक याद रहता कि हमेशा एक होना चाहिए एचसीएफ। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 0.236 पे पावर 12 है, तो साधारण भिन्न में परिवर्तित करें। देखिए 236 है ना, पे पावर 12, 2 पे पावर है 36 पे पावर। सिंपली आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बताया जाऊँ वैसा कीजिए आप। जैसे मान के चलिए 236 है, तो सिंपल आपका 236 मेंबर लिख दीजिए। ठीक है, किसके पास छत नहीं है ऊपर में, आपको ये देखना है। तो 2 के पास छत नहीं है, तो जिसके पास छत नहीं है उसका वैल्यू कुछ नहीं है, उसको आप बाहर भगा दो। सिंपल ये याद रखिएगा। टोटल हम संख्या लिए, टोटल मान के पास ये था, आदमी की संख्या था, 3 आदमी था टोटल, 236 लिखे। इसमें एक के पास छत नहीं था, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, बराबर कर दिया। और जिसके पास छत था, नीचे जो लिखना, जिसके पास छत था उसको 10 रेटिंग में 2 रेटिंग 9 दे दिए, और जिसके पास छत नहीं था उसके पास 0 रेटिंग, यानी कि हम रेटिंग देंगे ही नहीं। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या निकल के आया, 234 बेटे 990। क्या निकल के आया ना, तो यहाँ से 9 से तो इजिली आप कर सकते थे, तो 9 दुनिया 18 और 9 अठे 54, सॉरी 9 अठे 54, 9 अठे 72 होता है, 9 सते 9 छके 54। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, 26 बेटे 116, तो इसको आप 2 से कीजिएगा तो 13 बेटे 55, यानी आपका उत्तर जो इसका होगा 13 बेटे 55 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, तो सिंपली आपको ये करना था। यदि तीनों पे पावर बार रहा था तो कुछ नहीं करते, 236 बेटा 999 करते थे। समझ गए, ठीक है। तो जिस पे पावर ये छत्ता नहीं है मेरे दोस्त, जिसके पावर ये छत्ता नहीं है उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक बेसिक ये रखिएगा कि जिसके पास छत नहीं उसको कोई अस्तित्व नहीं। समझ गए, तो बस यहाँ से आप इजिली कर सकते थे। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा, हमेशा याद रखिएगा, छोटा से बड़ा, इसे ही आरोही कहते हैं, मतलब और चाहिए। तो पहले 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बताना। यानी बोला गया 4 अभाज्य संख्या है, वो भी आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा है, लगातार में। ठीक है, ठीक है, तो बोला जा रहा है ए और बी और सी का जो गुणनफल है ना मेरे दोस्त, वो 1771 है। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि ए बी और सी का एलसीएम 1771 होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, और गुणन और इसका एलसीएम जो होता है तो सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। इतना आप समझ गए, तो यानी ये जो 1771 होगा ये तो एलसीएम ही होगा ना, सबका गुणनफल होगा। समझ गए यहाँ से, तो आपको सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ना था। फैक्टर में सबसे पहले देखिए 1771 किस संख्या से विभाज्य हो रहा है। तो यदि हम यहाँ से 2 3 3 से तो नहीं हो रहा है, 7 चलते हैं, तो 7 से करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 7 21, 253, यानी 7 से डिविजल करके 253, फिर 253 किससे जा रहा है, 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 या 33, यानी कि 11, 23 किसी से नहीं, यानी 23। यानी हम बोल सकते हैं कि ये संख्याएं 7, 11, 23 का मल्टीपल है, यानी कि आरोही क्रम में है तो छोटा से बड़ा लिखेंगे, तो यानी दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या। अरे मेरे भाई, इसी को तो गुना करेंगे तब ना एलसीएम के बराबर होगा। हम जानते हैं अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, तो यानी ये संख्याओं को गुना कीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है, करके देख लीजिए, सिंपल। इसको हम फैक्टर में तोड़े हैं, तो यहाँ से मेरा ये उत्तर आ गया। तो फिर ये क्वेश्चन अंतिम प्रश्न में बोला जा रहा था कि सी प्लस डी का वैल्यू 82 है, जिसमें सी का वैल्यू आप 83 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डी का वैल्यू निकालने में यहाँ से कठिनाई आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपका 9 चले जाएगा, यहाँ आपका 5 चले जाएगा, यानी डी का वैल्यू आपका कितना निकल के आया, 59। समझ गए यहाँ से, यानी डी का वैल्यू आपका 59 निकल के आया।
तो पूछा क्या जा रहा है, तो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी सी और डी का गुणनफल क्या होगा, 23 और गुना 59। ठीक है, तो अब 23 गुना 59 को आप कीजिएगा तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको 59 ना मान के 60-1 मान सकते हैं आप, मान सकते हैं ना, 60-1 इजिली हो जाएगा। तो जैसे इसमें करते हैं 23 से अब -23 यानी 1380 में 23 से नीचे जाएगा, 1380 में, 1380 में ये तो प्लस ही है ना, ये थोड़ी हो जाएगा, 1380 में 23 थोड़ा नीचे जाएगा, तो बस उत्तर आपका 1357 आना चाहिए। देख लेते हैं हम, 7 आप 5 जस्ट 1357 उत्तर आ रहा है, तो यही आपका उत्तर हो गया, 1357 इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ से क्या परेशानी हो रहा है, अब आप बताइए हमको। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम साफ साफ यहाँ से देख ले, तीन संख्या का गुणनफल था तो हम इसको तीन फैक्टर में तोड़ने वाले थे, यानी ये तीन संख्या किसी ना किसी तो विभाज्य होगा। तीन संख्याओं का गुणनफल यदि ये है तो ये संख्याएं तीनों से ना विभाज्य तो होगा ही। तो यहाँ से हम देख लिए, पहले 7 से विभाज्य के, दूसरा 53 आया, दूसरा 53 11 से जा रहा है, फिर लास्ट में 23 बच गया, बस यहाँ से निकल गया। सी प्लस डी का वैल्यू दिया गया था तो सी माइनस कर दिया, डी का वैल्यू 59 चले आया, तो सी डी का गुणनफल खोज रहा था, तो ये दोनों गुणा करके आपके पास उत्तर 1357 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। यदि आपको पसंद आ रहा है इसका हल तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। समझ गए। चलते हैं आज के 16 नंबर प्रश्न पे। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है, यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु कितनी वर्ष है। तो राज और उसके सिस्टर की औसत आयु यदि 16 वर्ष है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का आयु का योग 16 साल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना आपका औसत रहता है, जितने मेंबर रहता है, उतने मेंबर से आप यदि औसत में गुना कर देते हैं तो उतना मेंबर का टोटल योग निकल के चले आता है। तो यानी कि राज और उसकी बहन की आयु का योग जो होगा, दोनों दोनों का एज जो होगा, एज को जो यदि जोड़ेंगे तो वो 16 साल होगा। ठीक है, तो इसमें राज का आयु दिया गया था कितना, 10, तो 10 प्लस एस बराबर 16 हो जाएगा, तो यानी एस का वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते थे 6, यानी हम बोल सकते हैं कि उसकी बहन की आयु 6 साल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव था, बहुत इजी प्रश्न था। चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न, एक धनराशि को साधारण ब्याज दर पर 10% वार्षिक दर से दुगुना हो जाता है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, बोला जा रहा है कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको धन लगाना, एक धन आपको दिया हम लगाने के लिए, आप रेट 10% लगाए, टाइम हमको पता नहीं कितना टाइम आपने लगाया, लेकिन हमको इतना पता है कि वो धन जो लगाए थे वो दुगुना हो गया। तो यानी बोलने का साफ साफ कहने का मतलब है, यदि मेरे पास 100 रुपया धन था मेरे दोस्त, तो 10% की दर से यदि पैसा लगाए एक साल में, तो मेरे पास ये कितना रुपया हो गया, 200 रुपया मेरे पास हो गया, यानी दुगुना हो गया। क्या से आप सहमत हैं, इस बात से आप सहमत हैं कि जो पैसा लगाया वो 10% की दर से दुगुना हो रहा। तो दुगुना जितना पैसा लगाए मेरे, तो दुगुना जो हुआ उसमें तो मेरा भी तो पैसा है जो इन्वेस्ट किए थे, तो यानी इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपया, यानी मूलधन घटा देंगे तो ये मेरा ब्याज चले आया, यानी आपका ब्याज 100 रुपया है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, साधारण ब्याज निकालने के लिए ब्याज अब बेटे मूलधन गुना 100, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 100%। जब सिंपल इंटरेस्ट आपका 100% है, रेट आपका 10% दिया गया है, तो क्या टाइम आप नहीं निकाल सकते हैं 10 ईयर्स, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल होता है, गुना करके इसके बराबर होना चाहिए, तो यानी 10 साल, यानी टाइम 10 साल लग जाएगा। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन समझाने के लिए होता है, इतना करना नहीं होता है, इसको आप मुंह से कर सकते थे, इस तरह प्रश्न पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं। यार यदि आप अभी भी पेन उठा रहे हैं तो आप बड़ा दिक्कत है, तब फिर समझ गए, तो बड़ा दिक्कत है। इस तरह सवाल में पेन नहीं, यदि आपको मैरिड बनाना है वो भी ग्रुप डी में, ग्रुप डी बच्चे का खेल नहीं है, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, ग्रुप डी कहने से नहीं होता है, बहुत इसमें जो हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे आपका साइंस प्रश्न आ जाए, साइंस आपका नोमरिकल आता है, समझ में आ गया आपको, हिल नहीं पाइएगा आप, ऐसा नोमरिकल लेगा। फिर इसमें मैथ्स है, फिर इसमें आपका केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री से देता है, ऐसा ऐसा केमिकल रिएक्शन देगा कि धुआं का कलर कैसा होगा आप बताइए आप। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैथ को यदि आप लोग इजी बना के रखिएगा तो कोई भी सब्जेक्ट में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक चतुर्भुज के कोण दिया गया था, ये हम जानते हैं चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, तो चारों कोण तो दिया हुआ होगा, यानी 4 कोण, तो ये चारों कोणों का योग जो होता है मेरे भाई 360 डिग्री होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सब 90-90 डिग्री का कोण होता है, चारों कोणों का योग कीजिएगा 360। तो एक चतुर्भुज का कोण दिया गया था आपके पास 2, 5, 7, 10 के अनुपात में था। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा, यानी ये अनुपात था कोण का 5x 7x 10 है।
था यही, बट मिनिमम वैल्यू में था, यानी x से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसका योग होना चाहिए आपके पास 360 डिग्री, लेकिन योग आ कितना रहा है, 5 2 7 7 14 यानी 24x एज आ रहा है, यानी 360 होना चाहिए, 24 आ रहा है, यानी x का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपका जो निकलेगा मेरे दोस्त, क्या 15 निकलेगा। हाँ, 15 चौके 60, 15 336, यानी x का वैल्यू 15 निकला। तो बोला क्या जा रहा है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण क्या है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण 10, और सबसे छोटे कोण, सबसे बड़े तो क्या, सबसे छोटे कोण कितना हो गया 2x। तो ये दोनों का बीच अंतर कितना है 8x। बस कुछ नहीं करना था, 8x का वैल्यू आपको पुट करना है, तो 15 8 120 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो आप एग्जाम्स हॉल में इसको लिखिएगा नहीं, अब डायरेक्ट इसको कीजिएगा, 5 2 7 7 14 10 24 हो गया, यानी 24 का वैल्यू 360, यहाँ से 15 आ गया, दोनों का घटा रहे 15 8 120, इसमें भी पेन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो धन प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई भी धन था मेरे दोस्त, वो किसी राशि पे आप बेच रहे थे, यदि आप इसका विक्रय मूल्य दोगुना कर दिए तो जो इसका लाभ पहले x होता था अब ये 3x होगा। बस सवाल में ये बोला जा रहा है, सवाल समझ गए आप लोग, बस बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यानी एक अलमारी का विक्रय मूल्य हम देख लेते हैं, क्रय मूल्य देख लेते हैं, यानी क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हम देख लिए। ठीक है, तो इसका एक सेल प्राइस फिक्स होगा, तो सेल प्राइस को हम 200 मान लिए, सपोज डेट के लिए 200 मान लिए। अब बोला जा रहा है कि इसका मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यानी सीपी जो एसपी जो था आपका, यानी सेल प्राइस जो आपका मेरे दोस्त था, सेल प्राइस को आप दोगुना कर दिए। दोगुना करने का मतलब है नया सेल प्राइस जो आपका आ जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। तो ये साफ बोला जा रहा है, ये साफ साफ ये बोलने इसका कहने का मतलब है कि लाभ 3 गुना हो जाता है। तो क्या लाभ 3 गुना हो रहा है, पहले लाभ कितना 100%, यानी 100 रुपया वस्तु को 200 रुपया में बेचेगा तो 100% लाभ, और वही 100 रुपया वस्तु को 400 रुपया में बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 300% लाभ। क्या 300 3 गुना अधिक है, तो जी हाँ 100% है। तो लाभ कितना होगा, तो जो शुरू में जो बेचे गए थे आपका लाभ कितना था, 100% ही था ना, शुरू में जो बेचे गए थे मेरे दोस्त उसका लाभ कितना 100% तो ही था, तो 100% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए। इजिली आप यहाँ इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, जैसे मान लिया हम क्रय मूल्य 100 रुपया, तो प्रॉफिट यदि 100 रुपया हुआ तो यहाँ से हम 200 लिख लिए, इसका फिर 4 गुना करके प्रूव कर लेते 300 है कि नहीं। समझ गए। तो ये आपके अंदर जाता है, आप ऑप्शन से बनाना चाहते हैं या सिंपल मेथड से बनाना चाहता है, ठीक है, तो ये इसका ये उत्तर निकल जाएगा। समझ गए। चलते हैं आगे की ओर। ये प्रश्न आप लोग देखिएगा, तालिका में अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पाद दिया गया है, कच्चा, निर्माण, विज्ञापन, श्रम, विविध, कुल लागत दिया गया है ABCDE। ठीक है, तो प्रश्न बोला जा रहा है आप लोग के सामने, उत्पादन की कुल लागत की तुलना में निम्नलिखित में से किस उत्पादन का निर्माण लागत अधिक है। तो निर्माण लागत उसी का ज्यादा होगा मेरे दोस्त, निर्माण लागत उसी का ज्यादा होगा। उत्पादन का निर्माण लागत क्या होगा, निर्माण लागत उसी का ज्यादा होगा जो उत्पादन कम करेगा। क्या कम करेगा कि नहीं। तो टोटल उत्पादन में बोला जा रहा है, तो सबसे पहले ए का वैल्यू यदि हम लिखते हैं 900 बटे 80, इसका क्या आ जाएगा 11 समथिंग कुछ आएगा। बी का यदि हम लिखते हैं तो 500 में इसका कितना आ जाएगा 12.5 समथिंग बी का। सी का कुल में से देखते हैं, यानी 15 में से 150 को भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। और डी का यदि आप लोग दीजिए देखिएगा तो कितना आ जाएगा, यदि 80 एक 700 को 80 में भाग देते हैं तो 8 8 4 8 समथिंग कुछ आएगा। ई को देखते हैं तो 10% आएगा। तो इसका वैल्यू जिसका कम होगा, इसमें जिसका वैल्यू कम होगा, इसमें जिसका वैल्यू कम होगा उसका निर्माण लागत अधिकतम होगा, यानी डी का लागत वैल्यू कम है तो इसका निर्माण लागत अधिकतम होगा, यानी डी इज करेक्ट आंसर। सिर्फ अपोजिट करना था इतना। ठीक है, समझ गए। बहुत इजी प्रश्न थे। चलते हैं आगे की ओर। मुन्नार में एक ट्रेवल कंपनी के पास ठीक है, मुन्नार में एक ट्रेवल कंपनी के पास 3 4 सीटर कार और 2 8 सीटर मैक्सी कैब है। एक कार में एक चक्कर यात्रा करने के लिए यात्री का किराया 25 रुपया है और मैक्सी कैब में एक चक्कर यात्रा करने का किराया 20 रुपया है। तो सीटों को भरे होने का औसत 100, मतलब साफ साफ बोले जा रहा है सीट 100% सब फुल सीट है। तो एक चक्कर यात्रा के लिए प्रत्येक वाहन की औसत आय कितनी है आपको बताना। समझ गए।
तो मेरे पास जो ये ट्रेवल एजेंसी के पास जो 4 सीटर कार थे, 4 सीटर कार, समझ गए, 4 सीटर जो मेरे पास थे, 4 सीटर कार थे, कितना कार थे टोटल, 3 कार थे, तो इसमें कितना सीटें हैं यार, कितना सीटें हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, 3 कारें थी, 4 सीटें की, तो टोटल हम सीटें की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 सीट, यानी कि टोटल 4 सीट एक गाड़ी में है, टोटल आपका 3 गाड़ी है, तो क्या बोल सकते हैं 12 सीट हो जाएगा टोटल में, ठीक है। और यदि हम मैक्सी कैब की बात करें तो ये 2 है लेकिन 8 सीट है, तो यानी टोटल इसमें कुल मैक्सी में, टोटल मैक्सी में 16 सीट आ गया, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, यानी सीटों की संख्या हमको निकल गया, सीटों की संख्या निकल गया। तो पहली वाली जो गाड़ी थे इसमें प्रत्येक सीट 25 रुपया भाड़ा है घूमने का, याद रखिएगा, और दूसरा जो गाड़ी है इसमें प्रत्येक सीट 20 रुपया भाड़ा है। तो पहले गाड़ी का जो था, जो पहले 4 सीटर गाड़ी था, तो इसका मूल्य कितना रुपया हो गया, इसका मूल्य क्या बता पाइएगा, इसका मूल्य कितना रुपया हो गया 4 सीटर का, तो 4 सीटर का मूल्य मेरे दोस्त हो गया 25 से कीजिएगा तो 5 और 300, समझ गए, यानी 300 रुपया जो आ जाएगा ये 4 सीटर का आ जाएगा, और कैब का जो आ जाएगा 16×2 = 32, 320 रुपया आ जाएगा, समझ गए। यानी टोटल हम रुपये की बात करें तो यानी 620 रुपया आपको देना होगा, हम एक चक्कर दोनों गाड़ी से, यानी कि 3 गाड़ी इसके पास, 2 गाड़ी दोनों चक्कर से आपको घुमा देंगे हम, 620 रुपया देना होगा, टोटल देना होगा 620 रुपया, लेकिन हम मेरे साथ पूछा गया है औसत, एवरेज क्या होता है, तो टोटल रुपया में कितने गाड़ी आपका जा रहा है उससे आपको डिवाइड करना होता है, यानी पहले आपके पास गाड़ी कितना था 3, अब गाड़ी कितना आया 5, तो टोटल गाड़ी आपके पास कितना हो गया 5, तो यानी इससे डिवाइड कीजिएगा, तो यानी औसत एवरेज क्या मूल्य निकल के आया एक गाड़ी का 124, तो 124 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। तो ये रहा आपका, सिंपल कुछ नहीं करना था, गुना करना था, रुपया निकालना था, इसके बाद इसका एवरेज निकालना था। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को सरल कीजिएगा ध्यान से, चाहे तो आप ए बी का भी मान बिठा सकते हैं, बट उसके लिए आपको दिल्ली दूर जाना पड़ेगा, तो वो सर्फ ना करके सिंपल आप इसको देख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी में पुट तो कर ही सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1.5 ए स्क्वायर और माइनस 2.5 बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर, इधर का वैल्यू इधर हम लिख देते हैं, समझ गए, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से यदि हम स्क्वायर स्क्वायर करें 15 15 225, यानी 2.25 ए पे पावर 4, माइनस इसको करते हैं तो 6.25 बी पे पावर 4 अब प्लस 6.25 ए बी, समझ गए, ये उत्तर चले आया। तो यहाँ से चाहे तो आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन में है तो जा सकते हैं इस पे, तो 2.25 ये नहीं होगा, 2.25 ठीक है, 2.25 ए पे पावर 4 माइनस 6.25 बी पे पावर 4, ठीक है, माइनस 65 नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, माइनस 65 प्लस में आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, उत्तर बचा आपकी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समझ गए। तो इस तरह इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था आपको, बस सिंपल में आपका इसको बताना था कि इसको यदि सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, ठीक है, समझ गए। पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का टोटल प्रश्न आप लोग को 22 हो चुका है, और यदि आप प्रीवियस वीडियो PYQ प्रीवियस वाला नहीं देखे हैं, 17 तारीख से आप लोग का जारी है, टोटल आपका 25 सेकंड शिफ्ट तक हो चुका है, यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिएगा, बहुत बेनिफिट उससे आप लोग को मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, और ठीक है, और आप लोग ये मत देखिए कि ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट बाकी है, ठीक है, तो आप अपना तैयारी बूस्ट कर लीजिए, चाहे एग्जाम हो या ना हो, आगे जो भी स्टूडेंट मेरे दोस्त आपके लेवल का जो भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है, आप बैठे हैं तो समझ लीजिए जहां आपका 70 कटअप जाने वाला था, अभी एग्जाम होगा तो वहां 80 कटअप ओरिजिनल जाएगा, क्योंकि 10 नंबर बढ़ेगा, जो लड़का अभी समय दे रहा है पढ़ाई में वो 10 नंबर इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट अपनाइए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की आदत लगाइए, ठीक है। तो आज का यहीं तक क्वेश्चन था मेरे भाई, इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक पे जाना होगा, कोई भी नोटिस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप लोग वहां से जाके PDF एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग इस सेशन से ना जुड़े हैं, टॉप 50 क्वेश्चन है, ये आपका मेरिट का क्वेश्चन है, ये आपका मेरिट वाला क्वेश्चन है, ये हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन दे रही है, तो बाकी बात ये आपने इसमें इजी भी है, इजी टू मॉडरेट और हर एक प्रश्न का है, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप लोग सेशन अटेंड करना भूलिएगा नहीं,
ठीक, ये सब के लिए जितने भी अदर कंपटीशन है सबके लिए, सब में पूछा गया, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, या आपका सीएचएसएल हो, या आपका जेई हो, जिसमें जितना भी है सब में इसमें दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को सेशन पसंद आ गया हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर, दोस्त भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा हो आने वाले भविष्य में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन हो टीचर के रिलेटेड, ऑल गवर्नमेंट, मतलब समझ रहे हैं, टोटल जितना भी नोटिफिकेशन आता है मेरे दोस्त, सबसे पहले हम इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, बेल आइकन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए, सबसे पहले टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्त।